हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने लगे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके स्पेशली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम्स की तैयारी करा दीजिए। सो गाइस, आज की जो ये नई वीडियो है ये इंटरनेशनल रिलेशन के उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है, चाहे वो एसओएल में पढ़ते हैं, एनसीवैब में पढ़ते हैं, इग्नू में पढ़ते हैं या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बट उनको इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट पढ़ना है। और स्पेशली आज जो एक पूरा का पूरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यथार्थवाद, उसकी प्रमुख अवधारणाओं को पढ़ेंगे क्योंकि अवधारणा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप यथार्थवाद को समझना चाहते हैं तो इसकी अवधारणा बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की इस नई वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रियलिज्म की प्रमुख अवधारणाएं क्या है। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें जो यथार्थवादी अप्रोच है ये सबसे सर्वोपरि और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इसकी कुछ अवधारणाएं जो पूरी की पूरी यथार्थवादी विचारधारा इन्हीं बातों के इर्द गिर्द चलती रहती है। तो इनकी अगर हम अवधारणा की बात करें तो तीन अवधारणाएं इसकी। सबसे पहला है राष्ट्रीय हित, दूसरे नंबर पे आपकी राष्ट्रीय शक्ति और तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय सुरक्षा। इन तीन के बारे में आज हम डीप से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम समुचित अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण करना चाहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो भाई बिना इन अवधारणाओं को समझे बगैर ये ठीक तरीके से हम नहीं समझ पाएंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हित के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, परंतु हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके बारे में बात करेंगे कि भाई जो ऐतिहासिक अगर हम अध्ययन करते हैं, हम किताबें पुरानी पढ़ते हैं या फिर पुरानी घटनाओं को हम जानने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसे हमें राजनेता दिखाई पड़ते हैं जो कई बार क्या करते हुए दिखते हैं कि भाई अपनी ही नीति को लागू करवाने के लिए वो बोलते हैं कि इसमें हमारा राष्ट्रीय हित होता है, सिर्फ अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास में है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं नेपोलियन का। नेपोलियन कौन थे? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये फ्रांस देश के एक, आप कह सकते हो कि ये लीडर थे या फिर अपने देश की अगुवाई करता व्यक्ति था जो कि फ्रांस की एक समय पे शासन की बागडोर संभालता था और उसने रूस के विरुद्ध कई बारी युद्ध की घोषणा करी, युद्ध करा भी और युद्ध रूस से ये जीतते भी थे। परंतु अगर हम देखें आगे चलकर वे वाटरलू के युद्ध में हार जाते हैं और इसके बाद में जो फ्रांस है वो काफ़ी पीछे हो जाता है। आप लोगों को समझना है अच्छी तरीके से। और इस वजह से अगर हम देखें तो भाई फ्रांस का जो पीछे होना, रसिया से युद्ध करना, ये सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन की नीति थी, परंतु इसको राष्ट्रीय हित से जोड़कर दिखाया गया। इसी तरीके से हिटलर जो है, हिटलर जो कि जर्मनी में थे, आप सबको पता है, वो राष्ट्रीय हित को मानते हुए वो कई देशों को गुलाम बनाने की सोच रहे थे और अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते बढ़ाते वो बहुमोर्चे पर युद्ध करने लगते और आगे चल के युद्ध में हार जाते हैं और इस वजह से जो हम देखते हैं जर्मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे भी रह जाता है। तो यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि जहाँ के कई नेता ऐसे हैं वो अपनी नीति को ही राष्ट्रीय हित समझ बैठते हैं और कई बार जब उनकी गलत राष्ट्रीय हित को वो समझ लेते हैं तो उसकी वजह से पूरा को पूरा जो उनका विदेश नीति है वो खराब हो जाता है। जैसे कि अमेरिका ने वियतनाम में या अफगानिस्तान में अपना सैन्य हस्तक्षेप जब किया था उसमें उसको कुछ लाभ नहीं मिला परंतु उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले विचारक का जो भाई हंस-जे मार्गेंथाउ हुआ है। ये क्या है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि जो हंस-जे मार्गेंथाउ जी हैं ये यथार्थवादी विचारक में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पॉपुलर विचारकों में से एक है और आपके पेपर में कई बारी यथार्थवाद के मार्गेंथाउ के 6 सिद्धांत भी आपसे पूछे जाते हैं तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनेगा, परंतु कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए क्या है क्या नहीं। मार्गेंथाउ, उनका कहना था कि भाई विदेश नीति हमेशा ऐसी हो जिससे हमारे राष्ट्रीय हित हो, हमारे से हमारा राष्ट्रीय हित होना चाहिए। ऐसी विचारधारा का कोई भी देश के अंदर स्थान नहीं हो सकता जो राष्ट्रीय हित से जुड़ा ना हो या राज्य शक्ति को मजबूत ना बनाए वो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, उनके अनुसार शक्ति ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनका कहना था कि जो पावर है एक देश के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और अगर आपके पास में जितना ज़्यादा पावर होगी एक देश जो है वो उतना अधिक ताकतवर रहता है। आपको ये भी समझना है। उनका ये भी कहना था कि जो राज्य है, राज्य के बीच में कुछ ऐसे सहयोग और
आपसी जो संबंध है वो दोनों लगातार बने रहते हैं और इन दोनों के हिसाब से ही उनका जो संचालन है वो किया भी जाता है। इसके साथ साथ मार्गेंताओ इस आधार पर उनकी आलोचना भी की जाती है कि भाई उन्होंने दो अस्पष्ट अवधारणाओं को एक में ही देखा था, एक तो शक्ति को भी और राष्ट्रीय हित को भी। ये दोनों अलग अलग विचारधारा है। राष्ट्रीय हित का मतलब अगर हम बात करें तो सीधा सिंपल सा आपको समझना है, आप मार्गेंताओ के साथ भी इस परिकल्पना में आप जा सकते हैं। मार्गेंताओ जी क्या कहते हैं? मार्गेंताओ जी कहते हैं कि भाई कि कोई भी देश जो है अगर अपनी विदेश नीति का गलत अंदाज़ा लगा लेगा या अपने राष्ट्रीय हित का गलत अंदाज़ा लगा लेगा तो उस देश का विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए राष्ट्रीय हित जो है वो सबसे अनिवार्य है। कोई भी देश किसी भी ऐसे देश से कभी भी संबंध नहीं बनाना पसंद करता जिसमें उसका राष्ट्रीय हित ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे हमारा आता है राष्ट्रीय शक्ति। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति, यानी मार्गेंताओ इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि भाई मार्गेंताओ जी का कहना है कि भाई जो स्टेट है वो मुख्य अभिकर्ता होता है और हर एक स्टेट यानी हर एक राज्य को, हर एक देश को ऐसी उनको नीति रखनी चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके और उनसे अपना कार्यकलाप अपने जो नियंत्रण करके उनसे अपने कामों को करवा सके। मार्गेंताओ जी का ये कहना है, आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं कि भाई शक्ति ही व्यक्ति का वह सामर्थ्य होता है जिसके ज़रिए वो दूसरे व्यक्तियों से काम करवा सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पावर है तो उस पावर से ही आप दूसरे व्यक्तियों से अपने हित के जो भी आपके काम है आप वो काम करवा पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ यथार्थवादियों ने शक्ति की अवधारणाओं के संबंध में दो महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं। सबसे पहला तर्कसंगत अवधारणा है। तर्कसंगत अवधारणा क्या है शक्ति की, मैं आपको ये भी बता दूं। इसमें जो है शक्ति जो है उसका प्रयोग शून्य है और बल्कि इस संदर्भ में किया जाता है कि जब तक आपको लगे ना कि दूसरे व्यक्ति से हमें कोई खतरा है तब तक आप अपनी पावर को बैलेंस करके चलो। लेकिन जब भी आप ऐसा हो जाता है कि आपको लगने लगे कि नहीं भाई दूसरा देश जब शक्ति को बढ़ा रहा है तो आपको भी अपनी शक्ति को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको वो बैलेंस दोबारा से लेकर आना होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा भी देखते हैं कि कई देश हमेशा शक्ति को हथियारों के रूप में ही देखते हैं और ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास में अच्छे टैंक्स हैं, अच्छे सेना है, अच्छे लड़ाकू विमान है, जहाज हैं, तो इससे ही हमारी शक्ति ज़्यादा है। परंतु ऐसा नहीं होता। शक्ति जो है, शक्ति के कई केंद्र होते हैं। आप लोगों को ये समझना है कि भाई शक्ति जो है वो कई केंद्र होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में मिलिट्री आपकी स्ट्रांग है तो आप पावरफुल हो। तो शक्ति के कई केंद्र होते हैं। ये मार्गेंताओ अपने सिद्धांत में भी कहते हैं और ये कहते हैं कि शक्ति कई प्रकार की होती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए, मैंने एक एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है कि भाई अगर आप देखोगे कि आगे चलकर एक इजराइल का 1967 में इजराइल का एक युद्ध होता है जिसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि 6 दिवसीय युद्ध था जिसमें इजराइल एक तरफ था और जो अरब कंट्री थी मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, ये सारी एक तरफ थी। और इसमें अगर हम देखें तो इजराइल अकेला था, ये कमज़ोर था और ये सब ताकतवर थे। परंतु इसमें फिर भी इजराइल जीत गया और उनके क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था। तो इसका एक ही रीज़न है, इसका रीज़न यही है कि सिर्फ मिलिट्री आपके पास ज़्यादा होना ही शक्ति नहीं होती। शक्ति के कई रूप होते हैं। आपके पास में अच्छी तकनीकें भी शक्ति का केंद्र हो सकता है और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हो। और एक वर्चस्व भी एक ऐसा साधन होता है एक जिससे एक देश दूसरे देश पे कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ में अगली बात बताई गई है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है इसके बारे में आपको समझना है। यथार्थवादियों का क्या कहना है, इनका कहना है कि भैया देश के अंदर जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा है इसे उत्तरजीविका भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना है। और एक राइटर थे जिनका नाम था मैकियावेली और दूसरे हैं वेवर। ये जो परंपरागत यथार्थवादी विचारक थे, इन्होंने जो सुरक्षा है राष्ट्र की उसको सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है और ये कहते हैं कि अगर कोई देश अगर सुरक्षित है तो ही वो देश अपना आगे विकास करेगा। अगर वो सुरक्षित नहीं है, अगर उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे सुरक्षा के, तो भाई वो देश कभी भी आगे विकास नहीं कर पाएगा। इसी क्रम में आगे विचारक है हमारे जिनका नाम है हेनरी किसिंगर। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई सुरक्षा जो है वो सबसे
पहली और सबसे लास्ट में उत्तरदायित्व होती है। हर एक देश के लिए सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता और कोई भी देश ऐसे कदम नहीं उठा सकता जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाए। इसी तरीके से जो केनेथ वॉल्ट्ज हैं वो भी क्या कहते हैं कि हर एक देश अपनी पावर्स को तब तक इंक्रीज करता है जब तक उसके जो दूसरे देश हैं जब तक उससे कमज़ोर ना हो। लेकिन जब आपके पास में वो पावर आ जाती है, जब आप सबसे सर्वोपरि सर्व ताकतवर हैं, तो भाई आप अपनी पावर्स को इंक्रीज करना बंद कर देते हैं। ये इनका कहना है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप लोगों को ये समझ में अब आ चुका होगा आज की इस नई वीडियो से। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो कई विवाद भी चल रहे हैं ऐसे, जिसमें कई लोग ये कहते हैं कि हमें सुरक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दें या फिर शक्ति को ज़्यादा हम प्राथमिकता दें। तो भाई यहाँ पर जो है शक्ति है अगर आपके पास में तो आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन कई बार क्या है, सुरक्षा जो लोग सोचते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें कई राइटर है, जैसे आपका ग्रेंचो राइटर है, इनका क्या कहना है कि वो आर्थिक और राजनीतिक संबंध दूसरे देशों से बना लेते हैं ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो सके और इसकी वजह से उनके राष्ट्रीय हित भी कई बार खतरे में आ जाते हैं। तो आई होप आज आप सभी को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।